मोदी और मोदी की टीम 272 प्लस के लिए किसी भी तरह का गठबंधन करने को क्यों तैयार है? क्यों दल बदलुओं के लिए दरवाजे खोलकर बैठी है बीजेपी? और क्यों अपने सहयोगी दलों को नाराज करके भी, शिवसेना को नाराज करके राज ठाकरे के दरवाजे पर दस्तक देकर लौटे गडकरी? यही सवाल हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बीजेपी क्या किसी विचारधारा से अब बीजेपी को मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इससे है कि किस तरह से किसी सहयोगी दल को जोड़ा जाए, किसी नेता को जोड़ा जाए ताकि बीजेपी के नंबर बढ़ सके चुनाव में। इसी मुद्दे पर बात करें स्टूडियो में विनोद शर्मा, प्रदीप सिंह, प्रेम शुक्ला और यमीबेन याग्निक और नलिन कोहली। नलिन कोहली, विचारधारा वाली पार्टी, रामकृपाल यादव को आपने शामिल किया, रामविलास पासवान को पहले शामिल किया। आज जिस रेड्डी ब्रदर्स से नजदीकियों की वजह से श्री रामलू के मुद्दे पर सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, उन्हें बेल्लारी से टिकट देने की बात हो रही है। तो क्या कर रही है आपकी पार्टी? आपके लिए अब सबसे इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट, अब लगता है कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट। ये आपका आरोप हो सकता है। हमारे लिए हमारा मिशन है मिशन 272 और कांग्रेस मुक्त भारत। अब दूसरी बात रही विचारधारा और आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं हैं। श्री रामलू के सिद्धांत वही हैं। रेड्डी ब्रदर्स से नजदीकियां, माइनिंग मामले में फंसना, रामकृपाल यादव ने ऐसी ऐसी बातें कही है नरेंद्र मोदी के लिए, राक्षस से लेकर और खूनी से लेकर न जाने क्या क्या। हमारे साथ भी इस डिबेट में आज आपने, कल रामकृपाल यादव को आपने शामिल कर लिया। तो आपने दरवाजे खोल के ऐसे रखे हैं कि कांग्रेस से जिस उम्मीदवार को शनिवार को टिकट मिलता है भिंड से, रविवार को बीजेपी में शामिल होता है। तो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जितना लंबा आपका प्रश्न था उतना ही समय बस दे दीजिए। पहली बात मैं कहूंगा, जो अगर कांग्रेस उम्मीदवार टिकट लेने के बाद अगर भाजपा आ रहा है तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कांग्रेस से कि उनकी इतनी दर्दशा या दुर्दशा क्यों हो रही है। वो थोड़ी ना हारने के लिए आ रहे हैं। जवाब दीजिए कांग्रेस से सवाल में बात आपने कहा है रेड्डी ब्रदर्स सवाल वो हमारे यहाँ नहीं है। आपसे जवाब क्या? रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी के साथ कोई हमारा समझौता नहीं है। अरे सुनिए ना, रेड्डी ब्रदर्स के साथ हमारा कोई, हाँ रेड्डी ब्रदर्स के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। उनकी पार्टी हमारे साथ नहीं मिल रही। नहीं, श्री रामलू को आपने लाया सुषमा स्वराज के एतराज के बाद। सुषमा स्वराज ने पब्लिक डोमेन में एतराज किया, उसके बाद भी बेल्लारी से टिकट दिया जा रहा है। आपने एक दूसरा रास्ता निकाला कि पार्टी मर्ज करने की बजाय आप पार्टी से इस्तीफा दिलवा के और टिकट दे रहे हैं। एक मिनट, उन्होंने बेल्लारी ब्रदर्स के साथ समझौता और पार्टी के साथ गठजोड़ की बात को मना किया। व्यक्ति आ रहे हैं, से दूसरा रास्ता निकाल। रामकृपाल जी और एलजेपी की बात की। एक मिनट, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने रामकृपाल जी और अपने पासवान जी के लिए जो कहा, यदि कोई व्यक्ति उनको लगता है कि उन्होंने जो वाक्य कहे और वो गलत हो गए, आज वो देखते हैं कि एक भ्रम फैला हुआ था 12 साल की लहर चल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मोदी में, जो कांग्रेस ही कर रही थी। तो अगर वो आते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल करिए। आ रहा हूँ यमीबेन याग्निक एक बार किस्म से भूल जी, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा भूल नहीं। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, चलिए यमीबेन याग्निक आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि हिंदुत्व के विचार में विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं, हिंदुत्व के वस्त्र त्याग कर गोबर में हम मुंह नहीं डालने वाले, यह संपादकीय है। तो ये जो लोग आ रहे हैं जिस तरह के, रामकृपाल यादव और रामविलास पासवान और एक भगरत प्रसाद भिंड से टिकट मिला और शनिवार को रविवार को बीजेपी में शामिल हुए, अभी तो बहुत सारे लोग आने हैं। आप कैसे स्वागत करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए सहयोगी दल के तौर पर तैयार है? देखिए, वो अपने राज्यों में क्या करते। देखिए, बिहार में पासवान जी का विरोध स्वयं भारतीय जनता पार्टी में है। श्री रामुलू का विरोध आप ही बता रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी उनका विरोध कर रही हैं। तो वो उनकी पार्टी का मसला है, वो अपनी पार्टी, वहां पर हमारा कोई गठबंधन भी नहीं है, इसलिए हम उन पर कोई प्रश्न चिन्ह दागने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि सिर्फ 2 सीटों पर जो मनसे ने पिछली बार आपको चुनाव हराया था, उत्तर मुंबई सिर्फ 5,500 वोट से और 2,500 वोट से पूर्वोत्तर मुंबई, मोदी जी की लहर होते हुए इन 2 सीटों के लिए आप उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटों को रिस्क पे डाल दे रहे हैं। और यहाँ भी उत्तर भारतीय और बिहार के मतदाताओं को जो है, जो प्रवासी मतदाता हैं, उनके भी वोट को रिस्क पे डाल दे रहे हैं। तो जो कोई ऐसा कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी का रथ लाल किले तक पहुंचे उसके रास्ते में कांटे बिछा रहा है। तो हम एक सहयोगी और जिम्मेदार
गठबंधन होने के नाते सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम कर रहे हैं। बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, सतर्क करना इनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, लेकिन आप जिन्हें सतर्क कर रहे हैं उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पींगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे रास्ते से एक तरह से कहें तो महाराष्ट्र में 2 नावों की सवारी करें। प्रदीप जी, संक्षिप्त टिप्पणी लेने से पहले एक बार जरा अमी बहन याग्निक, बहुत देर से आपसे बात नहीं कर पाया। अमी बहन, एक तरह से माना जाए कि जिस ढंग से बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी से टिकट लेने वाले लोग 24 घंटे के भीतर बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल तो है ही। आपकी पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है चुनाव लड़ने से ही डर रहे हैं, मनीष तिवारी से लेकर चिदम्बरम से लेकर और जीके वासन से लेकर और एंटनी तक, और यहां कहां से लोग भागे चले आ रहे हैं बीजेपी में। अजीत जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन पहली बात, आप बीजेपी की पार्टी मत बोला कीजिए, ये 1 मैन पार्टी है, और ये अगर जो 1 मैन पार्टी है और ये लहर चली है तो बीजेपी के अंदर जो वरिष्ठ नेता है पहले तो उनको किनारे कर दिया गया है और कहीं से भी कैंडिडेट्स लाओ, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी होती तो खुद के कैंडिडेट्स होते, उनके पास इतने कैंडिडेट्स भी नहीं है, तो और कहीं से भी लेके आओ एन प्रकाश से। तो ये इंडिया फर्स्ट की तो बात ही नहीं है, लहर की बात है, वो भी यहाँ से नेगेटिव हो जाती है। पर तीसरी बात ये कि कुर्सी फर्स्ट, पहले पावर ले लो, ये एन प्रकाश से। तो सारे जो पहले उनकी विचारधारा की बात करते हैं वो विचारधारा है ही नहीं। यमी बेन, ठीक है, बहुत दिलचस्प है, और दल कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट लेके आ जाओ। यमी बेन, बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के सवाल पूछता हूं तो की तरफ से कांग्रेस पर जवाब देते हैं। आपसे आपका सवाल पूछा, आपने बीजेपी का विश्लेषण कर दिया। मैंने कहा कि वहां से तो चलिए कहीं से लोग आ भी रहे हैं, कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट, जो भी है। आपके जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। मैंने कुछ नाम भी बताया आपको, वहां तो कम से कम लोग शामिल हो रहे हैं। आपके यहाँ जो बैठे वही लड़ना नहीं चाह रहे। नहीं, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी तो फाइनल लिस्ट हुआ नहीं है, हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, अभी फाइनल लिस्ट हो जाने दीजिए। और कोई कहीं भी कुछ होता है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि डर होता है, पर आप फाइनल लिस्ट तक राह तो देखिए, इंतजार तो कीजिएगा, फिर बाद में देखेंगे कि कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। चलिए यमी बेन, विनोद शर्मा कुछ पूछना चाह रहे स्टूडियो। पूछना चाहता हूँ, आ रहा हूँ। आपकी पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता नहीं लड़ना चाहते अमी बहन, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए, एक उर्दू की शेर है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हार और जीत तो इलेक्शन में होती रहती है। आपके वरिष्ठ नेतृत्व ने पहली लिस्ट में दोनों ने अपना नाम दिया, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, और सोनिया गांधी ने 1 साल में 2 इलेक्शन लड़े। उस पार्टी की नेता ऐसी हैं और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे हमारे बेटे को दे दो, कोई कह रहा हम नहीं लड़ेंगे, तीसरा कहता है हमें यहाँ से निकाल के कहीं और दे दो क्योंकि हम जीतेंगे नहीं। ये कोई अच्छी पिक्चर प्रेजेंट हो रही है क्या? ये जवाब मैं समझता हूँ कि आपको दूसरों पे कटाक्ष करने से पहले आज के दिन ये बेटर होगा आप घर में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करें। यमी बेन, जवाब चाहिए कि ठीक है, आप बीजेपी का विश्लेषण तो अच्छा कर रहे हैं, एक 1 मैन पार्टी है। 1 मैन पार्टी तो कहा जाता है, कांग्रेस में भी है, लेकिन जो विनोद शर्मा ने सवाल पूछे, जो मैंने पूछा, आपके जो बड़े बड़े हेवी वेट्स हैं वही चुनाव लड़ने से डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी लहर तथाकथित बीजेपी की तरफ से माने, उस लहर का डर आपके हेवी वेट्स को है। नहीं, वो पहली बात तो ये कि डर की बात कोई है नहीं, पर हमेशा हर इलेक्शन में जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे अपने आप कि उनको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ना नहीं चाहते, तो उसका मतलब है कि वो मोदी जी से डर गए, और मोदी जी से डर गए तो ये मीडिया में आया है कि डर गए हैं, क्योंकि वो इतना तो माहिर नहीं हो गए कि गुजरात में 182 सीट लेके आ गए। वो जो भी लाए वो पहले इलेक्शन से लास्ट इलेक्शन तक सीट्स में तो डिक्लाइन ही हुआ है। पर हमारी अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस में इलेक्शन टाइम में कहीं कुछ होता है, भी इंडिविजुअल भी उनके चॉइसेस हो जाते हैं, ये पार्टी के सामने आता है और वो प्रोस एंड कॉन्स डिसाइड करके कैंडिडेट को पूछ के आगे होगा। जी, प्रदीप सिंह, ये बेचैनी देखिए, 2 पहलू है। एक तरफ वहां दल बदलुओं की कतार है, दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है कि आते जाओ, पाते जाओ, टिकट लेते जाओ, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने की बात हो रही है जिसका बीजेपी से किसी तरह के विचारधारा के स्तर पर समानता तो छोड़िए, एकदम दुश्मनी के स्तर पर गाली गलौज और शब्द की हर सीमाएं तोड़ी है। एक तरफ वो, और यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने के पहले भागने की तैयारी कर रहे हैं या डरे हुए हैं।
नहीं, देखिए, जहां तक विचारधारा की बात है तो आज जो देश में राजनीतिक दल हैं जितने, वामपंथी दलों को छोड़ दीजिए तो बाकी सबका एक ही सिद्धांत है, सत्ता। उसके अलावा कोई दूसरा तो मान ले कि मोदी जो उसके कहते हैं लिए हर तरह का नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, वो सब कुर्सी फर्स्ट, पावर फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, और हर पार्टी के लिए है, मोदी की ही पार्टी के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं तो कम से कम बीजेपी को विचारधारा, संस्कृति, अनुशासन, इन सब की बात छोड़ देना चाहिए। एक दूसरा, जो कुछ बीजेपी के अंदर हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो है कम्युनिकेशन गैप। बड़े नेताओं में आपस में संवाद बंद हो गया है, संवाद बंद हो गया। उसका सुषमा स्वराज जो लोकसभा में नेता हैं पार्टी की, वो ट्वीट करके अपना ऐतराज जता रही है। अब मैंने राजनाथ जी को बता दिया, दो मुद्दे पर पार्टी के हर मंच उपलब्ध है, इसका मतलब है उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है इसका मेन रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। अभी एक बड़े अखबार में खबर छपी कि देयर इज अ क्लब ऑफ 160 जो चाहते हैं बड़े नेता की 160 में आके बीजेपी रुक जाए, ताकि उसके साथ साथ मोदी जी का भी थैंक यू हो जाए, थैंक यू हो जाए, और किसी और कोई डार्क हॉर्स कोई और है, कोई और आगे आ जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। नलिन कोहली बीजेपी के बारे में कुछ टिप्पणी की विनोद शर्मा ने, प्रदीप सिंह ने, आपने सुना, जवाब चाहिए। जी सारे बिल्कुल। पहली बात है, हमारी विचारधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और अगर अरे सर, ये सब छोड़िए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो फिर रामकृपाल सिंह कैसे आए, रामकृपाल यादव कैसे आए, रामविलास पासवान कैसे आए, जी पुरंदेश्वरी कैसे आए, भगत प्रसाद सिंह को शनिवार को कांग्रेस की टिकट के बाद रविवार को कैसे शामिल किया, श्री को कैसे लाए, क्या बात करें, विचारधारा की बात कर रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए, नहीं सुनिए, लेकिन ये सब बातें ना हिपोक्रेसी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विचारधारा सब मत कहिए सर, वो दिन गए। आप सुन लीजिए, अरे आप सुनने को ही नहीं तैयार हैं। सपोर्ट, लेकिन ऐसी बात मत कहिए, नलिन को गले से न उतरे। उसके बाद रामकृपाल यादव ने 10 साल तक, आप गूगल कहना चाहता, आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करिए कि रामकृपाल यादव ने आपकी विचारधारा के लिए कितनी लानत मलामत की, और राजनाथ सिंह ने फूल माले पहना के लड्डू खिला दिया विचारधारा। छोड़ दीजिए, रामविलास पासवान साथ आने के बाद सफाई दे रहे हैं कि हम मजबूरी में आए, मजबूरी में आए, हमको यूपीए ने नहीं रहने दिया, जवाब दीजिए। इसलिए विचारधारा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छोड़िए, व्यवहारिक बातें बताइए। आप सुनने के लिए व्याकुल, मतलब बोलने के लिए इतने व्याकुल नहीं हो, सुन तो लीजिए, उसके बाद जितनी व्यवहारिक बातें करिए। आपके सहयोगी तक तो आपकी मंशा पर संदिग्ध आपको ठहरा है। विकास की राजनीति बोली साथ में, आपने सुना नहीं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अब राजस्थान, गोवा, पंजाब, साझे रूप से हम अपनी बात कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी, जरता नहीं है, बहुत ईमानदारी से करते हैं, हर वर्ग को हम साथ लेकर चलते हैं। हर वर्ग को, नीतीश सरकार से मंत्री इस्तीफा देती है, टिकट के लिए कतार में लगी है, जेडीयू से जो छोड़कर आए टिकट के लिए कतार में टिकट मिल भी जाए, वो सब आपके विचार। सर, आपकी विचारधारा का ऐसा कन्वर्सन सेंटर आपने खोल रखा है। हो सकती है अजीत भाई जी, अजीत भाई जी, हमारे यहाँ कमियां हो सकती है, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं है। नहीं, आपके सच की राजनीति। गुजरात में पानी देंगे तो नरेंद्र भाई ने 10 साल में मोरलेस करके दिखा दिया, 50 साल में कभी भी पानी। हम विकास पर भी चर्चा नहीं कर रहे। प्रेम शुक्ला, चलिए विकास पर चर्चा नहीं करें, बहुत कुछ हो रहा है। प्रेम शुक्ला ने कुछ सवाल करे कि उसका भी जवाब नहीं, तो प्रेम शुक्ला, बहुत लंबी टिप्पणियां दी। प्रेम शुक्ला, आप तो विचारधारा की बात आप भी संपादकीय में आप लोग लिखते हैं, जिस ढंग से लोग शामिल किए जा रहे हैं, और आज नलिन कोहली आपके सहयोगी, आप खुद जग पर आपके नमक छिड़क कर गडकरी वहां से आ चुके हैं राज ठाकरे से मिलके, और उसके बाद आपको इनकी बात गले उतर रही है कि एकदम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विचारधारा वाली पार्टी है, ये सबके लिए खिड़की दरवाजे दल बदलुओं की कतार को आए जाओ करने के बाद भी। प्रेम शुक्ला, थोड़ा ईमानदारी से बोलिएगा, आपका दर्द बाहर आना चाहिए राज ठाकरे के अलावा भी। नहीं, हमारे पे कोई जख्म ही नहीं कि उस पर कोई नमक छिड़क सके। हम तो चिंतित इस बात के लिए हैं कि नरेंद्र मोदी का रथ जो 200 को पार कर रहा था, उसको रोकने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? और वो षड्यंत्र सामने दिखाई दे रहा है। कौन लोग हैं? ऐसे षड्यंत्रकारियों को रोका जाए। वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत होंगे आपके हिसाब से कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत ऐसे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो राज ठाकरे जैसे लोगों को प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनसे भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। ये हम मित्र होने के नाते निश्चित तौर पर सलाह देने का अधिकार रखते हैं। चलिए सलाह दीजिए। 30 सेकंड में नलिन कोहली, उसके बाद यमी बेन याग्निक के पास जाऊंगा। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड की सलाह है।
उतना ही मैं सप्रेम, बिल्कुल प्रेम के साथ वापस कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई ऐसे षड्यंत्रकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, उसके साथ शिवसेना, सबके साथ बिल्कुल प्रेम का संबंध है। क्या बात कर रहे हैं? अभी भी हिपोक्रेसी। अगर प्रेम का संबंध है, ऑन रिकॉर्ड अभी प्रेम शुक्ला अपना दुख जता रहे हैं और ये गोबर पोतने जैसे ही संपादकीय लिखा जा रहा है, अभी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप करें प्रेम का संबंध है। तो या तो प्रेम शुक्ला गलत बोल रहे हैं या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं या आप समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ तो आप देश को गलत समझाने की आगे हम बढ़ रहे हैं। जी नलिन कोहली, चलिए दर्शक भी समझ रहे हैं, प्रेम शुक्ला भी समझ रहे हैं कितना प्रेम का संबंध है। हालांकि नाम उनका प्रेम शुक्ला है, लेकिन प्रेम का कितना संबंध, यानी बेन याग्निक। बाकी तो चलिए फिर हम उसी सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस में जो चिंता की लकीरें हैं, आप विश्लेषण बीजेपी का आप करेंगी, लेकिन कम से कम यहां तो है कि नरेंद्र मोदी को लेकर 272 प्लस के आंकड़ा हो, 272 प्लस के लिए नारे हो और उसकी तैयारी हो। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर जिस ढंग से बेचैनी और एक डर का माहौल है, और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं में यह माहौल कहीं न कहीं कई बार लगता है कि आप पहले से हारी हुई लड़ाई आप लोग लड़ रही हैं। पहली बात तो ये हारी हुई लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। और दूसरी बात यह है कि 2 साल से जो मीडिया में आके इतना झूठ बताया गया है गुजरात मॉडल के बारे में, और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी के गुजरात से है, तो ये झूठ का सामना सत्य से करना एक लड़ाई है। तो ये टाइम तो लेगा, और ये चिंता इस बात की है कि पूरे देश को एक गुमराह करने की जो लड़ाई है, उसको हम ठीक से गुमराह ना होने देने की लड़ाई है। तो इसमें कोई चिंता की 10 साल से आपकी सरकार है, एकदम 10 साल से आपकी सरकार है, अभी भी 2 पन्ने के अखबार में विज्ञापन छपते हैं। एक सवाल है मेरा। जी प्रदीप सिंह को सवाल पूछना चाहते हैं। जी अमी बेन, एक सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी के झूठ को लोग मानने को तैयार हैं और आपके सच को मानने को तैयार नहीं है? ये स्थिति क्यों बना ली कांग्रेस ने? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं, पर आप अगर इसके लिए थोड़ा एनालिसिस की इतनी जरूर है कि 10 साल से गुजरात में है। मोदी जी पहले कोई इलेक्शन जीते नहीं थे, सीधे सीएम बन के आए हैं गुजरात में। अरे उसके बाद 3 बार जीते मैडम, 2002 से 2007 अरे 3 बार जीते, उसके बाद 3 बार जीते यानी अगले। वो बात, और अभी असेंबली का नतीजा आपने बीजेपी का देखा क्या हुआ 4 राज्यों में कांग्रेस का। सही बात है। नहीं, वो जीते हैं, पर पहले 5 साल तो ये जो बात हुई कि ना तो वो लोकायुक्त लाए या टेररिज्म, फिर आप लोकायुक्त, आरटीआई और 6 पेंडिंग बिल, और उसके बाद उस पर मनरेगा पर चले जाएंगे। चलिए समझ गए प्रॉब्लम क्या है कि आप उसी रिकॉर्ड में फंसे। विकास के मुद्दे नलिन कोहली 30 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क। नलिन कोहली थोड़ी चुनाव कहूंगा भ्रामक है जी, हिपोक्रेसी छोड़कर विचारधारा की बात छोड़कर मुद्दे पर नलिन कोहली। कांग्रेस का पेट का दर्द क्यों नहीं होगा भाई? उनके कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है ना। उनके पास एक सवाल पूछना चाहते हैं, प्रिय नेता है और ना ऐसा नेता जो बात कर सके। नलिन एक सवाल विनोद शर्मा पूछना चाहते हैं। 30 सेकंड। अभी आपने मिशन 272 की बात की, आपका तात्पर्य यही है कि बीजेपी अपने दम पे 272 लाए, लेकिन पूर्णिया की रैली में जो चीज किसी भी अखबार में हाईलाइट नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने स्वयं ये कहा और इस बात को माना कि ये कोलिशंस का जमाना है। ये पहली बार उनका कोलिशंस की तरफ इशारा था, क्योंकि वो पूर्णिया से बोल रहे थे 30 सेकंड और पासवान से वहां पर अलायंस हुआ है और उसके खिलाफ बीजेपी में रोष है। इस पर जरा टिप्पणी करेंगे आप? 30 सेकंड, मेरे पास वक्त कम है, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। नलिन कोहली 10 सेकंड में खत्म करूंगा। कोलिशंस का जमाना है। हमारे 272 इंडिविजुअली भी आने पर भी हम किसी अपने सहयोगी दल को नहीं त्यागेंगे। कोलिशन सरकार बनाएंगे। सीपीआई में होंगे आप? चलिए, सहयोगी दल को नहीं त्यागेंगे ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि हर तरह के दागदार, हर तरह के अतीत जिनके बीजेपी के खिलाफ हो, हर तरह के दुश्मन, सबको गले लगाने को तैयार है बीजेपी, क्योंकि 272 प्लस का आंकड़ा चाहिए। और इसके लिए विचारधारा की बातें टेलीविजन पर करना अलग बात है, और जब रामकृपाल यादव, रामविलास पासवान और पुरंदेश्वरी और ऐसे लोगों को शामिल करते हैं और श्री रामालू, तो विचारधारा कहां चली जाती है। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।